और क्या हाल है तुम लोग का, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चल रहा है सब बढ़िया। चल, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के बीच रिलेशन का, और फिर वहां से हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे एनर्जी कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब E फाइनल माइनस E इनिशियल इक्वल्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड E फाइनल माइनस E इनिशियल, ये E फाइनल इक्वल्स E इनिशियल के दोनों में से कौन कब यूज होगा ये हम लोगों ने बात कर लिया था। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे है तो बोल ले। चल आगे बढ़, देख ले। आज हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। म्यूचुअल का मतलब ही हुआ कि एक से ज्यादा रहेगा तो, एक रहेगा तो नहीं, मतलब दो पार्टिकल नहीं, दो पार्टिकल से ज्यादा अगर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहे तो हर दो पार्टिकल का कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ सिस्टम में अपना एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा, और उन सारे कंट्रीब्यूशन का जो समेशन है वही सिस्टम का टोटल एनर्जी, मतलब वही म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। कहने का क्या मतलब है, सुन ले पहले बात को। अगर मान लो यहां पे चार पार्टिकल मैंने कहा, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4। This side length is A and this one is B। प्रॉब्लम का कहना है कि इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, जो भी होगा वही म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक है। रूल यह कहता है कि हर दो चार्ज पार्टिकल अपने कारण एनर्जी स्टोर करेगा। अगर हर दो चार्ज पार्टिकल, ये कॉम्बिनेशन ढूंढ म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगर चार्ज का कॉम्बिनेशन देखना है तो एक कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है Q1 Q2 का। दूसरा अगर बात करो तो आप कहोगे कि Q2 Q3 का कॉम्बिनेशन है। माइनस नहीं है, ये दोनों कंबाइन करेगा, मतलब ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहा है। ये दोनों भी एक है। 3 और 4 मिलकर भी एक बना रहा है, मतलब Q3 Q4 भी एक कॉम्बिनेशन दे रहा है। 4 और 1 मिलकर भी बना रहा है, मतलब Q4 Q1 भी एक कॉम्बिनेशन दे रहा है। 1 2 2 3 3 4 4 1। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? तो नहीं, और होगा। और कौन होगा? तो ध्यान देकर देख। देखो 1 2 का हो गया, 2 3 का हो गया, 3 4 का हो गया, 4 1 का हो गया। क्या 1 और 3 का हुआ? नहीं। तो 1 3 का पेयर भी अपने कारण कुछ ना कुछ एनर्जी देगा। क्या 2 एंड 4 का हो गया? तो ये भी नहीं हुआ। तो आप कहोगे अगला जो पेयर लग रहा है वो कौन सा था? Q1 Q4 का। मतलब इतना सारा सेट ऑफ डबल चार्ज सिस्टम के अंदर है, और ये हर कॉम्बिनेशन सिस्टम को कुछ ना कुछ एनर्जी देगा। उन सारे एनर्जी का जो समेशन होगा वही कहलाएगा क्या? म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब जरा देख तो सही, Q1 Q2 मिलकर कितना दिया? तो आप कहोगे कि ये दिया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय B दिया। Q2 और Q3 मिलकर क्या दिया? तो आप कहोगे K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय A दिया। Q3 Q4 मिलकर कितना दिया? तो आप कहोगे K Q3 Q4 डिवाइडेड बाय B दिया। एनर्जी के बारे में मैंने बताया था, याद कर। Q4 Q1, Q4 और Q1 मिलकर कितना? K Q4 Q1 डिवाइडेड बाय कितना? तो A हो गया। यहां तक तो सही है। अब आप कॉम्बिनेशन में चल रहे हो 1 और 3 के लिए। आप कहोगे कि Q1 Q3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये A है ये B है, तो ये स्वाभाविक रूप से रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर कहोगे 2 और 4 के लिए क्या बोलोगे? कि
इसी का नाम अगर बोले कि दिस इज U1, दिस इज U2, दिस इज U3, U4, U5, U6, देन आप यही कहोगे कि म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सबका समेशन सभी इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के कारण सिस्टम को कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उन सारे एनर्जी का समेशन जो होगा वही म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब नेट एनर्जी कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल ले। अरे सही है, ये 4 चार्ज पार्टिकल था तो 5 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी रहे उस सिस्टम के हर 2 चार्ज पार्टिकल का कॉम्बिनेशन एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा। आप उसका प्रॉपर ध्यान रखना। कोई दिक्कत है? आगे देख ले। एग्जाम्पल देख लो। प्रॉब्लम ने क्या कहा देख लो। 3 चार्ज पार्टिकल है तुम्हारा, एट माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोकुलम एंड Q3 4 मिलीकुलम। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर। प्रॉब्लम क्या कहता है देख लो, कहता है फाइंड मिनिमम वर्क डन required to displace Q3 from B to center of triangle। बी वर्टेक्स से ट्रायंगल के सेंटर पे Q3 को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा कम से कम वो बताओ। देखो एक बात का खास ध्यान रखना, प्रॉब्लम ने खुद बोला मिनिमम वर्क डन, मिनिमम बोलकर उसने एक हेल्प कर दिया कि पार्टिकल पूरे मोशन के दौरान वेलोसिटी नहीं बदलेगा। अब बोलोगे ये कैसे पता चला सर? अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है वो भी तो वर्क डन से ही खींच के लाएगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी ज्यादा चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वर्क डन आपका कम रहे तो स्वाभाविक रूप से पार्टिकल जो हो वो स्लोली मूव कर जाए। यहां रेस्ट में है तो यहां रेस्ट में है, तो अगर रेस्ट में ही आकर यहां भी पहुंच जाए, रेस्ट में मतलब बहुत धीरे धीरे चलकर वहां पहुंच जाए, वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर हो, तो इन दैट केस जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा। कोई दिक्कत है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सीधा सीधा फंडा है, देख लें। प्रॉब्लम ने क्या बोला कि इनिशियली जिस पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है सबसे पहला काम सिस्टम से उसे बाहर निकाल। ये Q1 है तुम्हारा, ये Q2 है, ये वर्टेक्स तुम्हारा B है। फाइनली ये क्योंकि डिस्प्लेस करना है बी से, ले कहां जाना है? तो सेंटर पे, तो सेंटर पे सेंटर यही तो डी है। आपको एक बात अच्छे से पता है और वो ये कि अगर ये ए है तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं ये a/√3 होता है, ये भी a/√3 होगा। यहाँ पे जो चार्ज आपका है दिस इज Q1 और यहाँ जो चार्ज आपका है दिस इज Q2।
मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर कोई एक्सटर्नल प्रेजेंट हो या फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल प्रेजेंट हो या फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, तो उस स्थिति में जो थ्योरम यूज करेंगे उस थ्योरम का नाम था ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर कोई प्रेजेंट नहीं हो तो फॉर्मूला था ई फाइनल इक्वल्स ई इनिशियल, याद है? आगे आगे उसी में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, याद कर, कि वर्क डन एक्सटर्नल अगर धीरे धीरे चलेगा तो चार्ज इनटू डेल्टा वी के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल पोटेंशियल से इनिशियल पोटेंशियल को घटा लेंगे, जो होगा वही तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन करा था। तो फाइनली जा कहां रहा है? स्लोली चल रहा है, मतलब काइनेटिक नहीं बदल रहा है, स्प्रिंग है नहीं, हाइट बदला नहीं, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक बदल रहा है। अगर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक बदलता है तो वर्क डन एक्सटर्नल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, फार्मूला याद कर। इन दैट केस क्या बोलोगे? तो फाइनली गया डी पे तो डी का पोटेंशियल चाहिए, इनिशियली बी पे तो बी का पोटेंशियल ऑफ बी के Q1 बाई ए Q2 बाई ए, डी पे पहुंच गया कि Q1 बाई ए बाई रूट 3 Q2 बाई ए बाई रूट 3। आपको B का पोटेंशियल निकल गया, आपको D का अगर दोनों जगह का पोटेंशियल निकल गया तो बड़े मजे में आप बोल सकते हो कि वर्क डन एक्सटर्नल जो आपका हो गया Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू Q का मतलब कितना? Q3 को ले जा रहे हो तो VD माइनस। जब कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करोगे स्लोली, तो सीधा फॉर्मूला याद रखना कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, कुछ और नहीं। क्लियर है? अगला एग्जांपल देके कैलकुलेशन कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना। मैंने क्या कहा? ये तुम्हारा स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे आपने रखा हुआ है चार्ज, रख दे। Q1 8 माइक्रो, Q2 4 माइक्रो, Q3 6 मिली, Q5 12 माइक्रो, स्मॉल a 2 मीटर। प्रॉब्लम ने कहा A B C D, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से भी ये सवाल बनता है, लेकिन बेवजह का बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जिन चार्ज के बीच सेपरेशन नहीं बदलता है हम उसके लिए भी बेवजह का एनर्जी कैरी करते हैं, आप बाद में कैंसिल कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं इस एग्जांपल में कि अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करोगे तो आप A और C, इसका मतलब Q1 Q2 का एनर्जी लिखोगे। अब जरा सोचो, इनिशियली जितना एनर्जी इसके पास था फाइनली भी इतना एनर्जी इसके पास होगा। इनिशियल में भी लिखना पड़ता Q1 Q2 बाई A के बराबर, फाइनल में भी लिखना पड़ता Q1 Q2 बाई A। अब फाइनल माइनस इनिशियल घटा लो यार, कैंसिल ही हो तो हो जाएगा। तो बेकार का क्यों लिखें? इसीलिए हम लोग उस मेथड का यूज ही नहीं कर रहे हैं। उस मेथड का यूज करोगे तो फिर पढ़ाई क्यों? तब यूज करेंगे जब वेलोसिटी के वेरिएशन का केस आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जब तक प्रॉब्लम मिनिमम वर्क डन का बात करेगा हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। इन दैट केस टाइम किल बिल्कुल नहीं करेंगे और हम लोग ये मेथड पोटेंशियल डिफरेंस वाला मेथड लगा के सवाल निकाल लेंगे। ऐसे ही देख ले, प्रॉब्लम ने कहा है क्या कि ये O है पॉइंट तुम्हारा, फाइंड वर्क डन required to displace Q3 C to O। कहां से कहां ले जा रहे हो? C से कहां ले जा रहे हो? O पे। देखो ध्यान देना, वर्क डन बोलकर छोड़ दिया मतलब मिनिमम वर्क डन बोल रहा है। C से O तक ले जाना है, इसका मतलब C का पोटेंशियल निकाल ले, O का पोटेंशियल निकाल ले, डिफरेंस ऑफ दैट टू
जो भी होगा उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। सी से अगर ओ पे जा रहा है तो सी का पोटेंशियल वही इनिशियल है, ओ पे जा रहा है मतलब फाइनल है ओ का पोटेंशियल। अगर सी और ओ का दोनों का पोटेंशियल निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा उसी को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। मतलब क्या है देख ले, आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे Q1 Q2 Q5, दिस इज C, और this। अगर आप कहते हो तो बिल्कुल बोल सकते हो कि ये जो साइड का ये जो लेंथ है ये कितना होगा, तो a/√2। टोटल था √2a, आधा कितना a/√2। अब आपको चाहिए क्या, पोटेंशियल ऑफ C की Q1 से पूछ, Q2 से, Q5 से, क्लियर है। Q1 डिवाइडेड बाय √2a, Q2 डिवाइडेड बाय a, Q5 डिवाइडेड बाय a। अगर आप कहते हो यहां से Q5 लिख दिए, चलो ठीक है, इकट्ठे लिख दिए। यहां से Q1 से जो सेपरेशन, Q2 से Q5 से, सभी से वही सेपरेशन है, इसलिए Q1 बाई a/√2, Q2 बाई a/√2, Q5 बाई a/√2, a/√2 कॉमन हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 बाई a/√2। तो O का पोटेंशियल निकल गया, C का निकल गया। आप कहोगे कि डेल्टा भी कितना कहोगे, VO माइनस VC। वर्क डन क्या कहोगे, तो आप कह सकते हो Q3 इंटू डेल्टा। वर्क डन क्या कहोगे, तो Q3 इंटू डेल्टा भी, जो भी होगा वही आपका वर्क डन होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो बोल ले, सही है। आगे देख ले, अगला एग्जांपल देख लो। कड़ा दो को एक्सियल रिंग रखा गया, मतलब दो रिंग रखा गया को एक्सियली, सेपरेशन कड़ा √3r, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। कड़ा है 6 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम, r का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। ओ प्रॉब्लम का क्या करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस चार्ज स्मॉल q 6 मिलीकूलम, या कह लो 8 मिलीकूलम, एट मिलीकूलम चार्ज को A से B पे ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करो। सॉल्व करने का तरीका समझ पहले। कहां से ले जाना है, A से, कहां ले जाना है भाई, तो B पे।
अगर ए से बी पे ले जाना है तो चाहिए क्या, ए का एनर्जी, और क्या चाहिए, बी का एनर्जी, या कह लो चाहिए क्या, तो ए का पोटेंशियल, और क्या चाहिए, बी का पोटेंशियल। इधर एनर्जी के मेथड से करो या पोटेंशियल के मेथड से करो। एनर्जी से करोगे तो ये फाइनल माइनस इनिशियल बराबर होगा डन बाय एक्सटर्नल। पोटेंशियल से करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो मैं बोलूं कि जब पार्टिकल ए पे था तो एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल कितना था वो देख लो। हम लोग कहेंगे सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल ए है कौन, ए कौन है भाई, तो फर्स्ट रिंग का सेंटर है और सेकेंड रिंग के एक्सिस का एक पॉइंट है। ए कौन है, फर्स्ट रिंग का सेंटर और सेकेंड रिंग के एक्सिस का एक पॉइंट। मतलब ये है और ये R है, ये √3R है, दोनों के बीच का अगर कहोगे रिजल्टेंट सेपरेशन तो कितना 2R के बराबर। कहोगे यहां से सेपरेशन क्यों निकाले, मैंने पढ़ाया था कि इन केस ऑफ रिंग जब चार्ज का बंटवारा हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना कि चार्ज का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, वो सरकमफेरेंस के एक जगह पे चुपचाप बैठ गया है। जो कैलकुलेशन उसके लिए होगा वही तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, मैंने करके भी दिखाया था। ये कोई दिक्कत है, इसका मतलब आप कहोगे कि पोटेंशियल जो ए का तुम्हें मिल गया के Q1 बाई आर प्लस के Q2 बाई 2R। अब फाइनली कहां ले जा रहा है, फाइनली ले जा रहा है बी पे। तो बी पे अगर ले जा रहे हो तो देख लो पोटेंशियल ऑफ बी कह लो, बी कौन है भाई, बी को पहले पहचानो। तो कहेंगे कि सेंटर ऑफ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ वन के एक्सिस का कोई पॉइंट है जिसका नाम बी है और ये 2 का सेंटर है वो। इसका मतलब ये कि 2 का अगर सेंटर है तो ध्यान देकर देख लो, ये Q2 यही तो है सेंटर। आप कहोगे V2 डैश के Q2 बाई आर, और आप कहोगे इसका मतलब भी जो फाइनल निकला बी का वो कुछ और नहीं, V1 डैश V2 डैश आप कह सकते हैं कि के Q1 बाई 2R और के Q2 बाई 2R। ये के Q1 बाई 2R और के Q2 बाई R। यही पॉइंट बी है, देख लो यही पॉइंट बी है। तो ये जो बी है ये कुछ और नहीं, 2 का सेंटर और 1 के एक्सिस का एक पॉइंट। ए जो है ये 1 का सेंटर 2 के एक्सिस का एक पॉइंट है। तो सेंटर के लिए अलग पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक्सिस के पॉइंट के लिए अलग, दोनों तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमें ए और बी का पोटेंशियल मिल गया तो अब क्या कहोगे, वर्क डन। वर्क डन मतलब ये कि चार्ज को ले जा रहे हो क्यू को, कहां से, ए से कहां तक, तो बी तक। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल बी का माइनस ए का इनटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह का सवाल अगर आसानी से निकलने वाला हो तो बहुत ज्यादा वर्क एनर्जी थ्योरम के पीछे नहीं भागना है, डायरेक्ट सवाल में फॉर्मूला लगाना है। क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल चार्ज से मल्टीप्लाई करना, वर्क डन निकल जाएगा।
कोई दिक्कत बोल ले, छाप ले फटाफट। आगे देखो, इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस पर भी एक सवाल कर लो। देखो आपने कहा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। मॉड का मतलब हायर से लोअर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि मॉड क्यों लगाए हैं, क्योंकि माइनस रहे, माइनस था लेकिन मॉड लगा दिए मतलब हमेशा प्लस। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? तो यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है हमें, अगर डेल्टा भी ज्यादा हो, डेल्टा आर सेम रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कहोगे कि डेल्टा आर ज्यादा हो, डेल्टा भी सेम रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस में गैप ज्यादा हो तो इंटेंसिटी कम होगा, गैप कम हो तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा। मैंने नहीं बोला सेम पोटेंशियल डिफरेंस में गैप ज्यादा इंटेंसिटी कम, गैप कम इंटेंसिटी ज्यादा। अब एग्जांपल पे आ जाओ। कह रहा है कि इसका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है 50 वोल्ट का, ये है 20 वोल्ट का, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी दिया हुआ है। कह रहा फ्रॉम फिगर 7 which of following is correct? जो डायग्राम आपको दिखाया गया है उस डायग्राम में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, ये आप बताओ मुझे। ऑप्शन दे रखा, प्रॉब्लम नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। दूसरे नंबर पे बोला गया बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। तीसरे नंबर पे बोला गया ई ए ग्रेटर देन ई सी ग्रेटर देन ई बी। चौथे नंबर पे बोला गया इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया हुआ है। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि आप बताओ कि ए बी सी में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा और कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। देखो एक बात मैं बताता हूं, ये पूरा सरफेस 50 का है, ये पूरा सरफेस देखने में जैसा है लेकिन 20 का है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस जो है हर हाल में 30 का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हर जगह सेम हो गया। तो अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहां गैप ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जहां गैप कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। गैप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम, गैप कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो आप देख लो, गैप कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब डेल्टा आर ए लेस देन डेल्टा आर सी लेस देन डेल्टा आर बी। एक का गैप सी से कम, सी का गैप बी से कम, इसका मतलब निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए का सी से ज्यादा, सी का ए का सी से ज्यादा, सी का बी से ज्यादा। मतलब आंसर कौन सा, क्यों हुआ रीजन समझ रहे हो? अरे कोई दिक्कत है बोल। चल अगला सवाल देख ले। एकदम इजी कॉन्सेप्ट पे सवाल होता है, बहुत परेशान होने का कोई बात ही नहीं है।
तो अभी हम लोगों ने देखा दो तरह का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए देख लिए, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से वर्क डन कैलकुलेशन हमने देख लिया। आगे अब देख लो, टू पार्टिकल carrying charge Q1, Q2, Q1 and Q2 are placed at separation small r due to mutual repulsion both start motion, then find velocity of each when their separation is 2r, where Q1 यहीं लिख दो, 6 माइक्रोकुलम और 8 मिलीकुलम। If their masses are पहला ब्लॉक जो है तुम्हारा 2 केजी का है और दूसरा ब्लॉक जो है तुम्हारा 3 केजी का है। देखो क्या कहा सवाल ने आपको, दोनों पे सिमिलर चार्ज होने के कारण दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा होगा, इस पे फोर्स लगा होगा, फोर्स ऑन 1/2, इस पे लगा होगा फोर्स ऑन 2/2। स्वाभाविक है इस धक्का देने के कारण दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा। अगर गैप लगातार बढ़ता जाएगा तो कभी ना कभी 2 मीटर से 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर होता जाएगा। कहता है जब ये 2r हो गया मतलब 4 मीटर हो गया तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा बताओ। सबसे पहला सवाल नंबर 1, क्या कोई बाहर से लगा? नहीं। क्या फ्रिक्शन है? नहीं। तो यार फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ई फाइनल बराबर इनिशियल। अगर दोनों में कोई एक भी लगता तो ई फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो मैं बोलूं कि इनिशियली तो यही है, फाइनली क्या होगा? फाइनली ये यहां पहुंच गया होगा, ये कहां? तो यहां पहुंच गया होगा। दिस इज m1, ये कितना? दिस इज m2, मूविंग विथ v2, मूविंग विथ v1। सेपरेशन इज मुझे पक्का नहीं पता दोनों का वेलोसिटी कितना, मैंने बोल दिया v1 और v2, कोई दिक्कत वाली बात तो बोल लिया। अरे सही है। अब क्या कहोगे? अब आप यही कहोगे कि इनिशियल मोमेंट में ई इनिशियल की कहोगे कैनेटिक नहीं लिए, क्या दोनों में कोई चल रहा था? कहोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं लिए, क्या कोई हाइट है? जब हाइट नहीं है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होगा। जब दोनों में कोई चल नहीं रहा था तो कैनेटिक नहीं होगा।
सिर्फ और सिर्फ चार्ज के कारण। कौन था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कितना? वैल्यू भी लिख लो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना लिखा हुआ है? 6 10 टू द पावर -6, 8 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय सेपरेशन इज 2 मीटर। आप कहोगे सब तो कट ही गया। कोई दिक्कत वाली बात है बोल लो। अगर कहोगे फाइनल मोमेंट में, तो फाइनल मोमेंट में क्या होगा ये ध्यान देकर देखो। एनर्जी कितना है, दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन है तो एनर्जी होगा कितना होगा? तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2R। ये चल रहा था, अगर ये चल रहा था तो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना? तो अक्सर एक बात दिमाग में आता है कि बैकवर्ड जा रहा है इसलिए -12 mv1 स्क्वायर, और ये फॉरवर्ड जा रहा है इसलिए ½ m2v2 स्क्वायर। लेकिन ये गलती कभी नहीं करना लिखने का माइनस। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जिससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है या पार्टिकल बैकवर्ड जा रहा है। पार्टिकल मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। फॉरवर्ड जाएगा तब भी प्लस होगा, बैकवर्ड जाएगा तब भी प्लस होगा। हम लोगों ने बात करा हुआ ये। तो आप क्या कहोगे? क्यों होता है? सारा रीजन क्लियर है। तो आप कहोगे कि Q1 Q2 बाई R का वैल्यू तो निकला हुआ है, कहोगे डायरेक्ट लीजिए यार K Q1 Q2 बाई R का वैल्यू इतना था तो 2 नीचे आ गया। यहां क्या बोलोगे? तो कहोगे हाफ M1 कितना? तो 2 V1 स्क्वायर, M2 कितना? 3 V2 स्क्वायर। देखो F एक्सटर्नल नहीं है, इसका मतलब यूज करेंगे E फाइनल बराबर E इनिशियल। आप कह सकते हो 9 इंटू 24 इक्वल्स 9 इंटू 12 प्लस V1 स्क्वायर प्लस 3/2 V2 स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आप कहोगे क्या गड़बड़ हो गया भाई? तो गड़बड़ ये हो गया कि इक्वेशन एक मिला है और अननोन अपने हाथ में दो है। सॉल्व तो होगा नहीं। तो सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होगा? कुछ तो होगा। तो दूसरा तरीका क्या होगा देख ले, पहले तो ये कर लो। ऐसा ही है, अगर कैलकुलेशन कर लोगे तो कहोगे 108 V1 स्क्वायर 3/2 V2 स्क्वायर। सही है, लेकिन चक्कर वही है कि V1 V2 दो अननोन। तो हम लोग कहेंगे एक बात और कि बाहर से कोई नहीं लगा। इसका मतलब ये भी होता है कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर? अगर इनिशियल मोमेंटम बोलो तो इनिशियली रेस्ट में था सब, फाइनल मोमेंट में ये बैकवर्ड जा रहा था -m1 v1, या फॉरवर्ड जा रहा था m2 v2। आप तो यही बोलोगे, इसी को लिख रहे हैं, अगर देख ले यही लिखो। जगह बना के लिख रहे हैं। इसी को अगर कहना चाहो तो बोल सकते हो कि V2 का जो वैल्यू निकल गया मतलब ये कि 2 फर्क रहता है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से 108 V1 स्क्वायर प्लस 3/2
पहले तो यहाँ तक छाप लो फटाफट, फिर आगे लिखते हैं। या प्रॉब्लम को हटा दें, लिख दें यहीं पे। छाप लिया नहीं, ये तो छाप लिया होगा, नहीं भी छापेगा तो कौन सा गड़बड़ होना है। वीडियो लेक्चर को भी बैक करो, पीछे पॉज करो और लिखना शुरू कर दो। चल देख ले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से 1 वाले इक्वेशन में क्या है तुम्हारा, देख लो। 108 v1 स्क्वायर 3/2 v2 की जगह पे कितना 4v1 स्क्वायर बाय 9। बोलते हैं एलसीएम लेके 5v1 स्क्वायर बाई, आप कहोगे 108 के बराबर v1 स्क्वायर जो होगा 108 इंटू 3/5 के बराबर। v1 का वैल्यू अगर कहोगे कह सकते हो, देख लो अगर v1 निकल गया तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। देख लो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे तो v1 अगर निकल गया है, v1 का वैल्यू पुट करोगे, v2 का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत है बोल लो। तो क्लियर है, v1 का वैल्यू निकल गया, पुट करोगे v2 का वैल्यू निकल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, जेई का पूछा हुआ सवाल है, अनडॉटली कॉन्सेप्ट अच्छा है सवाल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर फुर्सत रहे तो मेथड सही है, सॉल्व कर लो आराम से। फिजिक्स बोलता है ये मेथड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है टाइम नहीं रहे तो, इस तरह के सवाल में अगर समय नहीं रहे तो क्या करोगे। तो दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, या तो इसको छोड़ दो या नहीं तो यार एमटीआर लगा लो। क्या करेगा बता, तो मैं बता देता हूं, देख ले एमटीआर क्या होगा। देखो इस तरह के सवाल में काइनेटिक एनर्जी निकालने का फाइनल जो कहोगे, काइनेटिक एनर्जी 1 का अगर चाहते हो तो U इनिशियल माइनस U फाइनल डिवाइडेड बाय कुछ और नहीं 1 प्लस m1 बाई, सीधा फार्मूला है। अगर कहते हैं कि 2 का काइनेटिक एनर्जी यहां यही रहता, यहां पे m2 बाई m1 हो जाता। अगर 1 का चाहिए तो m1 बाई m2, 2 का चाहिए तो m2 बाई m1। तुम कहोगे इससे आंसर आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। देख ले काइनेटिक एनर्जी K1, 1 का काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सेपरेशन प्रॉब्लम ने बोला, फाइनल मोमेंट में डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 बाई m2। अब बस वैल्यू लिखते चलो, 1/2 इंटू 2 इंटू v1 स्क्वायर। यहाँ क्या कहोगे तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई 2r। कहोगे 2r कैसे यार, घटा के देख लेना, बाई 1 प्लस 2/3। v1 का स्क्वायर जो होगा, अब रिजल्ट क्या है तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। q1 कितना था तो 6, 8, 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, इसका भी एलसीएम करके लिख दो, ये तो गया। ऐसे ही है,
देख लो। कहाँ कोई दिक्कत है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लिखना पड़ा ना मोमेंटम कंजर्वेशन, कुछ नहीं लिखना पड़ा, डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। कहोगे सभी में एकदम सबके लिए वैलिड है। प्रोवाइडेड एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सिस्टम में, क्योंकि अगर एक्सटर्नल होगा तो वो भी रोल प्ले करेगा, फिर उसके हिसाब से सब कुछ बदलेगा। इन एब्सेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब कभी भी निकालोगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो क्लियर है। कौन सा मेथड मारेगा समझ रहा है ना, रट्टा अपना सबसे बढ़िया। अब रट्टा याद रख, सवाल लगाता चल। अगला सवाल में देख लो बाबू। मैं क्या बता रहा हूं देख ले। M1 है 2 kg, M2 है 6 kg, Q1 है 8 माइक्रोकुलम, 12 मिलीकुलम, वो भी माइनस में। सेपरेशन दिया हुआ है R इक्वल्स 10 मीटर। कह रहा है फाइंड देयर वेलोसिटी। जब दोनों के बीच का सेपरेशन 4 मीटर बचेगा तो पूछ रहा है कि आप बता दो उस समय दोनों का वेलोसिटी क्या रहा होगा। फटाफट ट्राई करो जल्दी। अब तुम लोग ये बताओ कौन सा मेथड यूज करेगा, एम्पियर या प्रोसेस। यार प्रोसेस तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, बता दिए ही है। जब मन करे फिजिक्स के रूल से कर लेना आराम से बैठ के। मैं बोलूं एम्पियर से डायरेक्ट लगा लेते हैं ना। अगर आप कहते हो कि 1 का काइनेटिक एनर्जी, तो K1 U इनिशियल U फाइनल डिवाइडेड बाय कितना, U इनिशियल K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्यों माइनस साइन, समझ रहा है? क्योंकि एक चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव, एक चार्ज तुम्हारा नेगेटिव, इसलिए माइनस हो गया। दोनों के म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण घट गया सेपरेशन। बाद में कहोगे कितना कहोगे तो माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4। टू बाई 6। अरे सही है। आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे के Q1 Q2 1/4 माइनस 1/10। क्या कहोगे तो 3 और 1 4/3। काइनेटिक एनर्जी 1 के लिए हाफ इंटू 2 अब कैलकुलेशन कर लेना के का वैल्यू Q1 का Q2 का। अब Q2 का यहाँ निगेटिव मत लेना फिर, क्योंकि एक बार हमने ले लिया है निगेटिव Q2 को। तो Q2 निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमेशा उसका प्रॉपर साइन यूज करेंगे। पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। मतलब हमने निगेटिव लिया है इसलिए फिर से अगेन कंसीडर नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है? अगर V1 निकल गया पुट कर दोगे V2 निकल जाएगा। अब इसमें देखो कभी कभी तुम्हारा कितना बड़ा फायदा है। अगर कभी मास इक्वल रहे, रहता है टीएमटी का पूछा हुआ सवाल है, इसमें कहा कि मास बराबर है दोनों का, M1 और M2 बराबर हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो कहोगे U फाइनल या U इनिशियल आप सीधे बोलोगे U अब जरा देख तो सही। आप कहोगे हाफ M1 V1 स्क्वायर
दिस इक्वल्स तो गया u इनिशियल माइनस u फाइनल डिवाइडेड बाय मास जो होगा वही कुछ और नहीं v1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कहोगे v2 का, यार मास 1 का बोलो कि 2 का बोलो, जब दोनों का मास बराबर है तो वेलोसिटी भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इस कंडीशन में कुछ नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक ये पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मास को डिवाइड कर दो, ये मास से डिवाइड कर दो, जो भी होगा वही तुम्हारा वेलोसिटी का स्क्वायर देगा। देख लो एक एग्जांपल। प्रॉब्लम ने क्या बोला, कहा कि 2 ब्लॉक है तुम्हारा, सही बात है 2 ब्लॉक है तुम्हारा, m इक्वल्स 2 kg दोनों का है, इस पे चार्ज दिया हुआ है 8 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज दिया हुआ है 12 माइक्रोकूलम या मिलीकूलम ले लें, सेपरेशन दिया हुआ है r बराबर 3 मीटर। प्रॉब्लम का कहना है कि फाइंड देयर वेलोसिटी, when both block are far away, बहुत दूर, म्यूचुअल रिपल्सन के कारण दोनों के बीच सेपरेशन लगातार बढ़ता जाएगा। प्रॉब्लम कह रहा है जब बहुत दूर है एक दूसरे से, तो बताओ कि वेलोसिटी कितना होगा। बहुत दूर कितना दूर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अगर तुम बोलोगे 50 किलोमीटर, मैं तुरंत पूछूंगा 100 किलोमीटर क्यों नहीं। तुम बोलोगे चलिए सर 100 ले लीजिए, मैं बोलूंगा 500 किलोमीटर क्यों नहीं। तो यार बहुत दूर का कोई लिमिट कहाँ है, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत दूर मतलब फार अवे का मतलब फाइनल सेपरेशन बोल देते हैं। बहुत दूर है एक दूसरे से, सेपरेशन कितना, इनफाइनाइट। अगर ऐसा हो गया तो आप कहोगे फाइनल जो एनर्जी हो गया, इसका मतलब आप सीधे सीधे दोनों का मास इक्वल होने के कारण v1 स्क्वायर u इनिशियल u फाइनल डिवाइडेड बाय कुछ और नहीं कितना था m1, आप कहोगे u इनिशियल k q1 q2 डिवाइडेड बाय 3, m1 मतलब 2, आप कह सकते हो 9 10 टू द पावर 9, q1 is 8 10 to the power minus 6, 12 10 to the power minus 3 divided by 6। v1 स्क्वायर निकल गया, v1 निकल जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोल लो। ऐसे ही कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो अगर प्रॉब्लम ने कहा कि म्यूचुअल रिपल्सन के कारण सेपरेशन बढ़ता गया और दोनों पार्टिकल बहुत दूर चला गया, तो बहुत दूर का मतलब हमेशा ध्यान रखना कि वो सेपरेशन कोई और नहीं, कौन सा, तो इनफाइनाइट पे चला गया। अगर इनफाइनाइट पे तो फाइनल एनर्जी नहीं होगा, अगर फाइनल नहीं होगा तो फॉर्मूला सीधा सीधा तो लग गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़। आगे क्या करता है ध्यान देकर देख। फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड लिख दो। टू प्लेस चार्ज Q1 equals 6 into 10 to the power minus 5 coulomb, Q2 equals 8 into 10 to the power minus 5 coulomb, Q3 equals minus 2 into 10 to the power minus 5 coulomb, या प्लस ही रहने दो। At vertex of an equilateral triangle,
ऑफ साइड लेंथ देखो, तीन चार्ज पार्टिकल Q1, Q2, Q3 को उठाकर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आपका सवाल यही बात पूछ रहा है। ये तुम्हारा है। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। तीन चार्ज पार्टिकल Q1, Q2, Q3 को उठाकर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे डालोगे हो, पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा। सवाल ये है कि ये चार्ज पार्टिकल पहले था कहां? प्रॉब्लम ने नहीं बोला। अगर नहीं बोला सवाल ने तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि ये कहीं और नहीं, इनफाइनाइट पे था। कहां पे था? इनफाइनाइट पे। अगर इनफाइनाइट पे था, तीनों का सेपरेशन एक दूसरे से इनफाइनाइट था, तो इनिशियल मोमेंट में कोई एनर्जी नहीं था। अगर मुझे बोलता 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, मैं कंसीडर करता। उसने बोला ही नहीं। अगर नहीं बोला तो कहां? तो इनफाइनाइट सेपरेशन एक दूसरे के बीच है। तो अगर Q1, Q2 के बीच इनफाइनाइट सेपरेशन, तो एनर्जी जीरो इनिशियली। फाइनली तो ट्रायंगल पे है, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि इनिशियल एनर्जी अगर बात करो तो यू इनिशियल कितना था? 0। फाइनल मोमेंट में देख कि Q1, Q2 बाई A 1, 2 के बीच, 2, 3 के बीच, 1, 3 के बीच, ऐसा ही है। Q1, Q2 कितना है, सब वैल्यू पुट कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। अब जरा देखो तो सही, आपको कहा जा रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यही है U फाइनल जो फाइनल एनर्जी मिलेगा वही फाइनल एनर्जी कुछ और नहीं किसके, तो वर्क डन के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। अरे सही है ना? चल अगला सवाल लिख। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, ध्यान देकर देख लो। देखो प्रॉब्लम क्या कहता है, आप लिखवाएंगे नहीं, स्टेटमेंट कहानी समझा रहे हैं। एक रिंग है ये, इस रिंग के एक्सिस पे √3r सेपरेशन में m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और आप उसे रिंग के सेंटर की तरफ फेंक रहे हो। प्रॉब्लम कहता है कि कम से कम कितने वेलोसिटी से आप फेंकोगे ताकि ये मास कभी लौटना नहीं चाहिए। From figures on, find value of V so that block never return back, लौटना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बता, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फिर सॉल्यूशन देखेंगे। लौटने का चांस है क्यों, पहले ये क्लियर हो जाए तो प्रॉब्लम निकल जाएगा हमारा। तो लौटने का चांस है मेरे ख्याल से तो यही है कि भाई रिंग अगर है तो देखो इधर से ये धक्का देगा, इधर से ये एलिमेंट धक्का देगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एफ नेट इधर है। अगर मान लो
कि यहां आते आते या यहां आते आते या यहां आते आते पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन ये है स्वाभाविक है कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया और ये फोर्स है, तो ये लौटाकर पीछे लाएगा या नहीं लाएगा। मान लो यहां आकर वेलोसिटी, एक बात बोल रहे हैं, वेलोसिटी 0, तो ये फोर्स के कारण टेंडेंसी किधर होगा भागने का, बोल तो देंगे कि ये ब्लॉक लौट गया। मतलब जब तक ये फोर्स रहेगा, लौटने का चांसेस रहेगा ही, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहते हो कि नहीं लौटे, तो मुझे लगता है किसी ऐसे जगह पे पहुंचाओ जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 है, वहां जाकर अगर रुक भी गया पार्टिकल, वेलोसिटी रहे तब तो और आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर वहां जाकर रुक भी गया तो क्या लौटने का कोई चांस है? बिल्कुल नहीं है। मतलब आप कहोगे कि पार्टिकल नेवर रिटर्न बैक, if it finally reaches to point where पार्टिकल कभी लौटेगा ही नहीं अगर ये उस जगह पहुंच जाए जहां नेट फोर्स कितना हो, 0 के बराबर। कोई दिक्कत है तो बोल ले। अब ये जगह कौन सा है भाई? तो रिंग के केस में अगर बोल रहा है नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 का मतलब ये भी बोल सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए F इक्वल्स Q ही होता है। तो वहां जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स रहता तो हमें उसे भी कंसीडर करना पड़ता, तो ये रूल नहीं, ये रूल वैलिड होता। यहाँ कोई एक्सटर्नल नहीं है और आप लोग इसी की वजह से बहुत घुमा के पूछेगा भी नहीं सवाल, तो आपको हर हाल में पार्टिकल को वहां पहुंचाना पड़ेगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो 0 के बराबर। अब आप देखो रिंग के लिए, इन केस ऑफ रिंग E इक्वल्स 0 एट, कहां पे है भाई? इसका मतलब है कि पार्टिकल नेवर रिटर्न्स बैक, if it finally reaches to center। अगर रिंग के सेंटर पे पहुंच जाता है, लौटने का कोई चांस नहीं रहेगा। मतलब साफ है, देख ले आप तो क्लियर हो गया कि इनिशियली तुम्हारा सिस्टम ऐसा है, √3r है तुम्हारा, ये r है बाबू, इसका मतलब ये 2r। फाइनली तुम्हारा सिस्टम ये हो गया, ये इनिशियली चल रहा था इधर की तरफ, फाइनली अगर आके रुक भी गया कोई दिक्कत नहीं। कहोगे रोक क्यों रहे? प्रॉब्लम ने बोला मिनिमम वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू लिख दो, मिनिमम वैल्यू। तो देख लो, कम से कम उतना देना ही पड़ेगा कि यहां आकर रुक जाए। तुम उससे ज्यादा दोगे तो और बढ़िया बात है और आगे भाग जाएगा। रिंग ये है, इधर से आया सेंटर पे और आगे दौड़ता हुआ भागेगा, लौटेगा नहीं कभी। लेकिन कम से कम उतना तो दो ताकि सेंटर पे पहुंच जाए। मतलब पहुंच जाए का मतलब वहां जाते हैं तो रुक भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब यही हुआ कि इनिशियल एनर्जी अगर बोलोगे तो कह सकते हो कि Q डिवाइडेड बाई 2R
कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन इज 2r ½ mv² काइनेटिक एनर्जी। और जब यहां पहुंच गया तो फाइनल इज के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर। एफ एक्सटर्नल है नहीं, इसका मतलब इनिशियल एनर्जी अगर कहोगे तो फाइनल के बराबर, मतलब के क्यू क्यू कोई दिक्कत है तो बोल। अब कैलकुलेशन करने के लिए पुटिंग गेटिंग करोगे, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया रहेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके हेल्प से फटाफट सॉल्व कर लोगे। फिर इस प्रॉब्लम में तो Q ही दिया हुआ है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में देगा तो कैपिटल Q स्मॉल q का वैल्यू दिया रहेगा, पुटिंग गेटिंग करोगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोल ले। सही है, चलो इससे आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन उसके पहले तुम्हारे लिए अब होमवर्क हो गया, पहले भी याद होगा कि HCV का 32 नंबर तक था, अब तो पूरा चैप्टर होमवर्क हो गया। लास्ट का 3-4 सवाल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला सवाल छोड़ देना, बाकी पूरा चैप्टर आपका होमवर्क रहा। अगले लेक्चर में डाइपोल पढ़ाएंगे और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे HCV का पूरा का। क्लियर है? तो अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़, अच्छा कर।